बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू का मैंने इंतखाब किया है ये वो टॉपिक है जो बहुत कॉमन है। मतलब कि हर मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में, यहाँ तक कि किसी कॉलेजेस की प्रैक्टिकल लैब है, यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल लैब है तो उसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो उसमें सबसे कॉमन जो टेस्ट करवाया जाने वाला लेबॉरेटरी में पेशेंट की तरफ से या प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाने वाला कॉमन टेस्ट ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन है। तो इसलिए मैंने कोशिश करूँगा कि आपको ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन को इस अंदाज से आपको समझाऊं कि गोया कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेबॉरेटरी में खड़े हैं और हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको कोशिश करता हूं इंशाल्लाह समझाने की। आइए हम देखते हैं कि ग्लूकोज एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड हैं। हम उनमें से जो सबसे कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी के अंदर भी ऑक्सीडेज मेथड है, हम उसी को का इंतखाब करते हैं और उसी को लेके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह। तो ऑक्सीडेज मेथड में हम देखेंगे उसका सबसे पहले प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल किसी भी काम करने का एक तरीकाकार होता है, मतलब कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि किस बुनियाद पर कोई भी काम अमल में आ रहा है। तो यहाँ पर काम क्या है हमारा कि ग्लूकोज को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये किस अंदाज में होता है। हमने देखेंगे कि ग्लूकोज का जो हमारे पास केमिकल मौजूद है, रिएजेंट मौजूद है, उसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें सब्सटेंसेस हैं जिनमें से दो एंजाइम्स हैं, जीओडी ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पीओडी पर ऑक्सीडेज। इसके साथ क्रोमोजन भी ग्लूकोज के रिएजेंट में मौजूद है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब ली हमने। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने 1 ml ग्लूकोज का रिएजेंट ले लिया। अब उसके साथ उस जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है उसमें सीरम। जब हम उसमें सीरम ऐड करते हैं तो होता क्या है कि उस रीजन के अंदर मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीडेज उस सीरम में मौजूद ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज तो हर इंडिविजुअल में मौजूद है, उसके सीरम में मौजूद है, कम है या ज़्यादा है, अब वही तो हम मेजर करना चाहते हैं। अब ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करता है, फौरन ऑक्सीडेशन का अमल स्टार्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर जो हमने सीरम के जरिए से ऐड की। जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज हमारे सीरम में मौजूद थी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वही हमने मेजर करनी है, मगर मेजर कैसे करनी है, मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स की मदद से हम क्रोमोजन क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कलर को प्रोड्यूस करता है। हमने कितनी H2O2 प्रोड्यूस है क्योंकि कलरलेस है, उसको कलर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस एंजाइम्स की मदद ली और क्रोमोजन की। अब क्या हुआ, जितनी हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी तो क्रोमोजन के साथ मिलकर इसकी मदद से वो कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई। अब एक कलर प्रोड्यूस होगा, उस जो आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या हो जाएगा, उसका रीजेंट अब चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, कितना कलर डार्क होगा उतना डार्क होगा, एक पिंक सा कलर बनता है, रेडिश पिंक। जितना ज़्यादा ग्लूकोज थी उतनी ज़्यादा H2O2 थी, जितनी ज़्यादा H2O2 थी उतना ज़्यादा कलर कंपाउंड बना। तो उतनी इससे हमें इनडायरेक्टली तौर पर डार्क कलर से हमें पता चल जाएगा कि इतनी ज़्यादा ग्लूकोज इसमें मौजूद थी ग्लूकोज में। अब इसको एग्जैक्ट मेजर कैसे करना है, आइए हम फर्दर उसको देखते हैं, इसका मेथड क्या है। मेथड से पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। रीजेंट ज़रूरी है, और रीजेंट इसका ग्लूकोज का रीजेंट मैं बताने का तरीका इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रेडी टू यूज़ होता है। इसको किस कंसनट्रेशन से मिक्स करना है ये हमारा काम नहीं है, ऑलरेडी हमें रेडी मिलता है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर हमने क्या करना है, रीजेंट डालना है और उसमें सीरम मिक्स करना है। नेक्स्ट हमने येलो और ब्लू टिप्स लेनी है, ब्लू टिप्स हमने रीजेंट के लिए लेनी है और येलो टिप्स हमने सीरम पिक करने के लिए लेनी है। इसके बाद माइक्रो पाइपेट्स लेनी है हमने। माइक्रो पाइपेट्स क्यों, कि माइक्रो पाइपेट्स से ही हमने फिक्स मेजरमेंट लेनी है, टिप्स को उसके साथ लगाकर। वाटर बाथ या इंक्यूबेटर क्यों लेना है हमने, क्योंकि हमने जब इस रिएक्शन को करवाना है तो मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं, तो हमने ये 37 प्रोवाइड करने के लिए लेना है।
केमिस्ट्री एनालाइजर कोई भी हो सकता है, अगर मैनुअल है तो कलरीमीटर है या क्लोरीमीटर है तो हम उससे कहते हैं, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अगर सेमी ऑटोमेटिक में है तो हम उससे कहेंगे माइक्रो लैब है, मैप लैब है, मेट्रो लैब है। डिफरेंट नेम से आपको केमिस्ट्री एनालाइजर मिलेंगे। अगर फुली ऑटोमेटिक है तो आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट हो सकता है, कोबास का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ओलंपस का हो सकता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद हम सबसे अहम काम स्पेसिमेन क्या है, किसके जरिए से हम टेस्ट करेंगे, पेशेंट क्या लेकर आएगा जिससे हमने टेस्ट करना है, पेशेंट का हमने ब्लड लेना है। अब डायरेक्ट हम क्या होल ब्लड यूज़ करेंगे? नहीं, ब्लड में से हम या तो सीरम निकालेंगे। हमारा कंसर्न इस वक्त सीरम या प्लाज्मा निकालने का नहीं है, इसलिए इसकी तफसील की बजाय मैं सिर्फ आपको बताऊंगा या सीरम यूज़ करेंगे या हम ईडीटीए प्लाज्मा, जैसे ईडीटीए प्लाज्मा में मतलब कि हमने या वाइल लेंगे सीबीसी वाइल में उसमें प्लाज्मा ले लेंगे, या फिर हम हेपरिनाइज प्लाज्मा। हेपरिनाइज प्लाज्मा जो है, हेपरिनाइज ऐसा एक एंटीकोगुलेंट होता है। अब ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें हेपरिन था उसकी से आपने प्लाज्मा लिया फिर भी, या फिर ग्रीन कलर की एक वाइल को मौजूद होती है जिसमें लिथियम भी होता है, हेपरिन होता है, तो हम कहते हैं लिथियम हेपरिनाइज प्लाज्मा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आपके पास आ गई, अब ये रिक्वायरमेंट थी, स्पेसिमन था, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अब हम चलते हैं मेथड्स की मेथड, और मेथड उम्मीद है कि आपको समझने में बहुत आसान लगेगा, बस सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए आखिर तक। तो इस के बाद उम्मीद करता हूं कि मैं लेक्चर सुनने के बाद और जो प्रैक्टिकल मैं अभी लेबॉर्ट्री में आपको करके दिखाऊंगा, एक मरतबा देखने के बाद हमेशा के लिए आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट खुद करने के काबिल हो जाएंगे। आइए, हमने 3 टेस्ट ट्यूब दी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से टेस्ट ट्यूब कौन सी लेनी है? आपने बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, कितने ml वाली लेनी है, याद रखिएगा। क्योंकि जब हमने इंस्ट्रूमेंट पर काम करना तो सेमी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट पर खासतौर पर काम करना है, तो हमने कौन सी टेस्ट ट्यूब लेनी है? 5 ml की। या आप ग्लास की टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं या फिर आप डिस्पोजेबल ले सकते हैं जो प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब होती है। आपने ये टेस्ट ट्यूब फॉर एग्जांपल ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 5 ml की। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपने करना क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। एक ऊपर नाम लिखना है टी फॉर टेस्ट, दूसरी पर नाम लिखना है एस फॉर स्टैंडर्ड, तीसरी पर नाम लिखना है बी फॉर ब्लैंक। आपने इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया? माइक्रो पाइपेट्स की मदद से आपने क्या किया? रिएजेंट लिया, रिएजेंट से कौन सा ग्लूकोज के रिएजेंट से आपने 1 ml तीनों के अंदर आपने ऐड कर दिया, पोर कर दिया। अब एक ml, 1 ml इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर आपने माइक्रो पाइपेट से ले लिया। अब ये फिक्स लेना है आपने, अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है तो आपको माइक्रो पाइपेट को एडजस्ट करके फिर लेना पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना है? सीरम, क्योंकि पेशेंट का सीरम हमने लिया था जिससे हमने चेक करना चाहते हैं। ये कोई भी सोल्यूशन है, जैसे प्रैक्टिकल लैब में कोई भी सोल्यूशन है जिसमें आप ग्लूकोज मेजर करना चाहते हैं, तो वो जो भी आपका स्पेसिमेन है, आपने उस स्पेसिमेन को या सीरम को आपने क्या करना है? टी वाली, सिर्फ 3 टेस्ट ट्यूब में से टी वाली टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें से 10 माइक्रोलीटर सीरम से माइक्रो पाइपेट की मदद से आपने क्या करना है? ऐड कर देना टी वाली टेस्ट ट्यूब में। फिर आ गई एस वाली में भी नहीं डालना आपने, स्पेसिमेन बी वाली में आपने नहीं डालना। अब क्या किया? स्टैंडर्ड ले लिया। स्टैंडर्ड क्या है? आपके ग्लूकोज के जब रिएजेंट लेंगे ना उसके साथ छोटी सी वाइल आपको मिलती है जो स्टैंडर्ड की होती है। अब उसमें स्टैंडर्ड की एक तो वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, उसके ऊपर लिखी होती है ग्लूकोज की हमेशा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। बाद में हम जब मैं कैलकुलेशन का फार्मूला बताऊंगा तब आपको वहां पर ये बात काम आएगी। स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड की हमने एक फिक्स अपनी टेस्ट ट्यूब रखी थी, इसलिए हमने ना टी वाली में स्टैंडर्ड डालना है ना हमने बी वाली में डालना है, सिर्फ हमने 10 माइक्रोलीटर ही क्या करना है? स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में लिया और स्टैंडर्ड की वाइल से माइक्रो पाइपेट की मदद से हमने 10 माइक्रोलीटर डाल दिया। बी वाली हमने ऐसे ही ब्लैक रख देनी है, सिर्फ उसमें रिएजेंट होना है। नेक्स्ट हमने करना क्या है? हमने जैसे ही उसमें सीरम डाला तो उसको यूं मिक्स कर सकते हैं, आप ऐसे करके उसको मिक्स कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डाला वो भी इसी तरह आपने मिक्स किया, मिक्स देन इनक्यूबेट फॉर 5 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रिक्वायरमेंट में हमारे पास था वाटर बाथ या इनक्यूबेटर, दोनों में से कोई भी मौजूद है, मगर हमें चाहिए 37। जो भी हमें 37 देगा हम उस पर इसको रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। अगर हमारे पास वाटर बाथ भी नहीं है, इनक्यूबेटर भी नहीं है, हम टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हमें रूम टेम्परेचर का देखना। रूम टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं 25 है, तो आपको क्या करना होगा? आपको 25 मिनट के लिए वहां पर रखना होगा रूम टेम्परेचर पर। तब उसके बाद ये टाइम क्यों दिया जा रहा है? ये आपको ये वाला रिएक्शन देने के लिए जा रहा है कि ऑक्सीडेशन का अमल हो जाए, H2O2 बन जाए और H2O2 के साथ जो क्रोमोजन रिएजेंट में मिल है वो उसके साथ मिलकर एक कलर जो है हमें कंपाउंड दे दे। तो ये रिएक्शन के लिए हमने ये वक्त दिया है।
अब क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये इंतहाई तवज्जो तलब बात है। दोनों अलग अलग बताऊंगा, सेमी ऑटोमेटिक का और मैनुअल का। पहले मैं आपको मैनुअल का अगर बता दूं तो कैलकुलेशन में मैनुअल में आपने क्या करना होगा कि आपने अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, ये फार्मूला है, ओवर अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। आपने क्या किया कि बी जो सेमी ऑटो मैनुअल में कैलोरीमीटर रिस्पेक्ट टू बी ओनली फॉर जीरो सेटिंग, ब्लैंक सेटिंग। आपने क्या करना है, जैसे आपने वेइंग मशीन पर वेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आप फौरन उसको जीरो सेट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि मेजरमेंट के लिए ना एक नीडल होती है, कहीं पर नीडल भी होता है, डिजिटल सिस्टम भी होता है कैलोरीमीटर का। तो आपके पास जो भी मौजूद है, आपने देखी कि नीडल पहले ही 10 पर मौजूद है, आपकी 10 की अब्जॉर्बेंस तो वो 0.010 तो पहले ही दे रही है अब्जॉर्बेंस। तो नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको 30 पे चली जाएगी, 40 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब आप एग्जैक्ट नहीं लेंगे जब तक कि आप उस नीडल को जीरो पे नहीं करेंगे, या डिजिटल है तो आपको जीरो मान से सेट नहीं करेंगे। तो वो किसकी मदद से करेंगे, आप ब्लैंक की मदद से करेंगे, ठीक है, ब्लैंक की। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर ब्लैंक से जीरो सेट करने के बाद आपने स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस वहां से नोट कर लेनी, वो नीडल आगे चली जाएगी, ठीक है, या जो डिजिट्स हैं वो आगे चले जाएंगे। यूं ही आप क्या, अच्छा यहाँ पर वेवलेंथ कौन सी यूज करनी है, कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन 546 वहाँ पे क्या होता है, 546 की वेवलेंथ का फिल्टर दिए होते हैं कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो एडजस्ट कर देते हैं, कैलोरीमीटर में आपको फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर उठाएंगे, आप उस फिल्टर को चेंज कर देंगे फिल्टर वाली जगह पर। आप 546 का आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वहाँ पर साइड पर क्या होते हैं, एक टेस्ट ट्यूब रखने की जगह होती है, तो वहाँ पर आप टेस्ट ट्यूब क्यों रख देते हैं, तो इधर से लाइट सोर्स से लाइट पड़ती है और वो लाइट को जो उसमें मौजूद कलर कंपाउंड्स होता है उसको क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो हमने क्या करना था, अब्जॉर्बेंस ही चेक करनी है इस वक्त, क्योंकि टॉपिक हमारा नहीं है कि कैलोरीमीटर किस का प्रिंसिपल क्या है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, वो एक डिफरेंट लेक्चर है। अब हमारा है कि हमने अब्जॉर्बेंस नोट कर ली, अब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस नोट कर ली, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हमने क्या किया, टेस्ट की अब्जॉर्बेंस हमने नोट की, वो यहाँ पर लिख दी। फॉर एग्जांपल टेस्ट की अब्जॉर्बेंस 0.035 थी, अब स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस 0.025 थी, तो ये 0.035 0.025 और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, तरफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या थी, मल्टीप्लाई 100 आपकी फिक्स थी। वो कैसे पता चलना है, वो जब भी आपको रिजल्ट देंगे उसके साथ स्टैंडर्ड की वाइल मिलेगी, स्टैंडर्ड की वाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है, एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हमने मल्टीप्लाई किससे करना है। ये हो गया मैनुअल के लिए। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोलैब 200 300 पे काम कर रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, क्या ये प्रोसेस हर बार मैनुअल में मुकम्मल करना होगा? नहीं, मैनुअल में भी आपको एक बार ये प्रोसेस मुकम्मल करना होगा कि स्टैंडर्ड भी लगाना होगा, ब्लैंक भी लगाना होगा। अब ब्लैंक तो हर बार आपको इसलिए सिर्फ जीरो सेट करने के लिए लगाना ही लगाना है मैनुअल में, मगर स्टैंडर्ड हर बार नहीं लगाना। आपने एक बार लगाकर आपने जब पहली मरतबा रिजल्ट लिया उसको लगा लिया, फिर आपने डेली की बुनियाद पर आपने क्या करना होता है, कंट्रोल रन करना होता है। अब कंट्रोल हमारा टॉपिक नहीं है, कंट्रोल क्या होते हैं उम्मीद है कि आपको पता होगा। कंट्रोल नॉन वैल्यूज़ के बने बनाए हमें कंपनी से मिलते हैं, वो वैल्यू उनकी रेंज होती है वैल्यू की, वो हम रन इस बैच के साथ सुबह सुबह आके जब टेस्ट करने लगते हैं तो वो रन कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस है उसकी वैल्यू विद इन रेंज आ रही है जो हमें कंट्रोल दिया गया। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक है, हमें कैलिब्रेशन मतलब दोबारा स्टैंडर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से फैक्टर बना हुआ है वही वेक्टर ही चलेगा। तो इसलिए आपको दोबारा कैलोरीमीटर में काम करना होगा तो सिर्फ ब्लैंक यूज करना होगा जीरो की, और टेस्ट सिर्फ जो पेशेंट का आया है उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपने टेस्ट लगाएंगे और उसकी अब्जॉर्बेंस नोट करेंगे, और पहले से जो फैक्टर आपने बनाकर उसको नोट करके रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाए सेमी ऑटोमेटिक में। कहा सेमी ऑटोमेटिक में पहली मरतबा में आपने यही काम किया, फिर आपने डेली की बुनियाद पर आपने क्या किया, डेली बेस पे आपने कंट्रोल रन करते रहे जब तक कंट्रोल विद इन रेंज आए। आपको ना स्टैंडर्ड लगाना है ना ही ब्लैंक लगाना है, कैलोरीमीटर में तो ब्लैंक फिर भी लगाना है, मगर सेमी ऑटोमेटिक में ये दोनों चीज़ें स्किप हो जाएंगी पहली मरतबा के बाद, जब तक कंट्रोल विद इन रेंज है। कंट्रोल विद इन रेंज आते रहेंगे, आप सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब पेशेंट आएगा, उसका सीरम निकालेंगे, उसको 10 माइक्रोलीटर 1 ml उसमें रिएजेंट डालेंगे, 10 माइक्रोलीटर उसमें सीरम डाल के उसको अपना टाइम देंगे, मतलब टाइम, और उसकी अब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे। अब्जॉर्बेंस कैसे होगी, वो डायरेक्टली सेमी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट इन दोनों की अब्जॉर्बेंस जो पहले से उसने नोट की होगी पहली मरतबा में, उसका वो फैक्टर, उसकी फॉर एग्जाम्पल उसका फैक्टर बना 450 55,
ठीक है, वो उसने नोट किया होगा, वो फिक्स वहां पर नोट डाउन हो चुका है। वो इसकी अब्जॉर्बेंस से ये वाला फार्मूला पुट करते हुए खुद आपको रीडिंग दे देगा। आपको रीडिंग सेमी ऑटोमेटिक में खुद से ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आपके कंट्रोल आउट ऑफ द रेंज आएंगे तब दोबारा आपको फिर टेस्ट भी लगाना होगा, स्टैंडर्ड भी लगाना होगा, ब्लैंक भी लगा के ये कैलिब्रेशन करके फिर से आपको कंट्रोल चेक करने होंगे कि विद इन रेंज हमारे हो गए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये काम एक मरतबा सिर्फ करने का है, बार बार करने का नहीं है, इसलिए मुश्किल काम नहीं है। जब आप करेंगे मैं अभी प्रैक्टिकल लैब में जाकर आपको ये चीज़ें सारी समझा देता हूँ। तो उम्मीद है कि ये बात आपको जो मैं अलग से समझाना चाह रहा था, मैनुअल कैलकुलेशन और सेमी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और फुली ऑटोमेटिक में तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, होना वहाँ पर भी यही काम है कि वहाँ पर कैलिब्रेटर यूज़ होता है। तब तक कैलिब्रेटर नहीं यूज़ करेंगे जब तक हमारे कंट्रोल विद इन रेंज आते रहेंगे। आइए अब हम चलते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक मरतबा आप ये लेक्चर सुन लें और प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस देख लें तो आपको पूरी ज़िंदगी लेबॉर्ट्री में ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करना नहीं भूलेंगे कभी। आइए हम लैब में चलते हैं।